अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी असल के कम असल। एक राजा था, उसके दरबार में एक सबसे विद्वान मंत्री था। उसकी न्याय प्रियता और योग्य सलाह जग प्रसिद्ध थी। पर अब वो इतना बूढ़ा और जर्जर अवस्था को देखकर राजा और प्रजा दोनों को ही बड़ी शर्म आती थी। उसके साथी और अन्य लोग इस जर्जर अवस्था में भी उसकी बुद्धिमत्ता और ईमानदारी से जलते थे। एक दिन ऐसे ही लोगों ने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, हमारा मंत्री बहुत बूढ़ा हो गया है। उसकी कमर झुक गई है, आंखों से दिखता नहीं, वो बराबर चल भी नहीं पाता, उसकी आवाज तक भर्राती है। हमें उसे देखकर बड़ी शर्म आती है। अब उसे नौकरी से हटा देना चाहिए। राजा ने उस सब की बात ध्यान से सुनी और दूसरे दिन राज्य के उस बूढ़े मंत्री को उसके पद से हटा दिया गया। उसकी जगह किसी नए व्यक्ति को राजा ने मंत्री पद दे दिया। वयोवृद्ध मंत्री को अचानक हटाए जाने से बहुत बुरा लगा। वो इसी गम में बीमार हो गया और थोड़े दिन बाद ही स्वर्ग से धार गया। उस मंत्री का एक पुत्र भी था जो उसके यहां वृद्ध अवस्था में पैदा हुआ था। उम्र में वो अभी बहुत छोटा था। वयोवृद्ध मंत्री की पत्नी बच्चे को जन्म देने के बाद ही मर गई थी। वो बालक अब एकदम बेघर और अनाथ हो गया। उस बालक को पड़ोस के एक तेली ने गोद ले लिया। उसकी परवरिश तेली के घर में होने लगी। इधर राजा के यहां एक अनूठी घटना घटी। उसके दरबार में किसी दूसरे राज्य के यहां से एक बीड़ा आया। बीड़े की शर्त थी, असल के कम असल के असल, गद्दी का गधा, साथ का कुत्ता, इन चार का जवाब दो, अन्यथा राज छोड़ दो। राजा सोच में पड़ गया। शर्त के अनुसार बीड़े को राजसभा में रखवाया और राज्य में ढिढोरा पिटवाया। सुनो सुनो गांववासियों, कौन है जो राजा के बीड़े की शर्तों का जवाब दे सकता है? बीड़े की शर्त है, असल के कम असल के असल, गद्दी का गधा, साथ का कुत्ता, इन चार का जवाब दो, अन्यथा राज छोड़ दो। ढिढोरची ढम 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 ढमाढम ढोल पीटता और आगे बढ़ जाता। वयोवृद्ध मंत्री का लड़का जो तेली के यहां रहता था, एक दिन खेलते खेलते राज दरबार में जा पहुंचा और तस्तरी में रखा पान का बीड़ा उठाकर खा गया और घर चला आया। शहर गांव में हाहाकार मच गया। उसका धर्मपिता तेली घबरा गया कि इस बालक ने क्या कर दिया। राजा उसे दंड देगा, अब क्या होगा? वो तो बीड़ा खा गया, किस तरह वो शर्त पूरी करेगा? तेली का धैर्य टूटता जा रहा था। लड़के ने पिता को बेचैन होते देखकर कहा, पिताजी क्या हो गया? मुझे पूरी बात तो कहो, आप घबरा क्यों रहे हो? अच्छा देखो, मैं राजा के यहां जाता हूं। ये कहकर वो राजा के यहां पहुंच गया। राजा उसे देखकर पहले तो हंसा, फिर गुस्सा हो गया। उसने लड़के से कहा, जब तुझसे बीड़े की शर्त पूरी नहीं हो सकती थी, फिर तूने बीड़ा कैसे खा लिया? क्या तूने कोई खेल समझ रखा था? नए मंत्री ने राजा को सलाह दी, क्यों न उसकी परीक्षा ली जाए। राजा ने मंत्री की सलाह मान ली और कहा, तुझे मैं एक बकरी का बच्चा देता हूं। उसे महीने भर अपने पास रखना, पर उसका वजन नहीं बढ़ना चाहिए। जितना इसे अभी तोलकर दे रहा हूं, उतना ही 1 महीने बाद लूंगा। इसका वजन घटना भी नहीं चाहिए। यदि तुम इस काम में सफल हो गए तो समझ लेंगे कि तुम बीड़े की शर्तों का जवाब दे सकोगे। लड़के ने राजा से कहा, मेरी एक शर्त है। राजा ने कहा, क्या शर्त है? मुझे पिंजरे में बंद एक शेर चाहिए। लड़के ने कहा। राजा ने पिंजरे में बंद शेर को लड़के के घर भिजवा दिया। इधर लड़का बकरी का बच्चा भी अपने घर ले आया। वो उसे दूध पिलाता और शेर के पिंजरे के सामने बांध देता। वो रोजाना यही करता। महीना भर पूरा हो जाने के बाद उसने बकरी के बच्चे को जैसा का तैसा राजा को सौंप दिया। राजा ने बकरी के बच्चे को तोला तो उसका वजन उतना ही था जितना 1 महीने पहले था। एक रत्ती भी न बढ़ा न घटा। राजा आश्चर्य में पड़ गया। राजा ने सोचा, जब ये लड़का इतना बुद्धिमानी से काम कर सकता है, तब बीड़े की कठिन शर्तों के अर्थ भी बता सकता है। राजा ने लड़के से कहा, शाबाश, अब मुझे भरोसा हो गया
तुम बीड़े की शर्तों वाला काम भी कर सकोगे। क्यों नहीं, लेकिन पहले मेरा एक काम करना पड़ेगा, लड़के ने कहा। एक क्या, तुम्हारे सारे कार्य कर देंगे, काम तो बोलो, राजा ने कहा। मेरे तेली पिता जिन्होंने मुझे पाला पोसा, उनके परिवार की देख रेख आपको करनी पर होगी। मुझे बीड़े की शर्तों का उत्तर देने के लिए पैसों की आवश्यकता होगी। मुझे अग्रिम रूप में मुद्राएं दें। बस इतनी सी बात है, तुम्हारे दोनों काम अभी हो जाएंगे। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि आज से तेली के परिवार की रक्षा का खर्च राज खजाने से दिया जाए, उनकी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए और लड़के को राजकोष से अभी स्वर्ण मुद्राएं दी जाए। नई मंत्री ने तुरंत वैसा ही किया। चलते समय राजा ने लड़के से कहा, मैं तुम्हारे परिवार का पूरा ध्यान रखूंगा, पर मेरा ये कार्य जरूर कर देना, अन्यथा मुझे मेरा राजपाट छोड़ना पड़ेगा और दूसरे राजा की गुलामी करनी पड़ेगी। आप घबराइए मत राजा जी। ये कहकर वो लड़का चला गया। लड़का घर छोड़कर चला। रिपीट। लड़का घर छोड़कर चला। चलते चलते वो उस राजा के राज्य में पहुंचा जिसने उसके राजा के यहां बीड़ा भेजा था। राज दरबार में जाकर उसने राजा से निवेदन किया कि मुझे नौकरी चाहिए। तुम कौन सा काम कर सकते हो? राजा ने पूछा। उसने कहा, महाराज मुझे कोई काम नहीं आता सिवाय सुबह 4 बजे से उठकर आपके बिस्तर उठाने और रात के बिस्तर लगाने के। राजा ने सोचा ये लड़का ही है, इससे ज्यादा काम भी नहीं लेना चाहिए। ठीक है, जो करना चाहता है उसे करने दिया जाए। अतः कहा, अच्छा आज से तू काम पर आ जा। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम छंदक है। तेरा नाम तो बहुत अच्छा है। हाँ महाराज, मेरे पिता ने रखा है। ठीक है। छंदक रोज सुबह शाम मुस्तैदी से काम करता। उसके द्वारा लगाए राजा के बिस्तर पर एक भी सलवट नहीं होती थी। राजा उसका कार्य कौशल देखकर खुश हुआ। इधर अपनी योजना के अनुसार राजा के अति विश्वसनीय अंगरक्षक सिपाही से उसने दोस्ती करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती ऐसी हो गई जैसे वे दोनों भाई भाई हों। लोग तो यहां तक कहते हैं कि इन दोनों में भाई भाई से भी अधिक प्रेम है। खूब प्रेम से रहना, खूब खाना पीना, एक दूसरे के सुख दुख में सदा साथ रहना। पैसों की कोई कमी नहीं थी। छंदक को अपने राजा से मुद्राएं मिली हुई थी। सिपाही भी नौकरी में था ही, अतः दोनों की खूब घुट रही थी। इधर छंदक ने एक और काम किया। उसने राज्य की प्रसिद्ध वेश्या चंद्रावती को बहन बना लिया। वो रोज उस वेश्या बहन के यहां जाता, घंटों बैठता, बातें करता। कुछ ही दिनों में उसने वेश्या का विश्वास जीत लिया। अब उसके मन की कोई बात वेश्या से नहीं छिपती थी। प्रतिदिन अपने मन की एक एक बात वो उसे बताता और घर आ जाता। छंदक के आने से राजा के महल में एक अनूठा ही माहौल बन गया। छंदक भी दिनों दिन निखर गया। उसका रूप सौंदर्य मोहक हो गया। जवानी की देहरी पर पांव रखते ही छंदक की सुंदरता का जादू लोगों के सिर पर चढ़कर बोलने लगा। एक दिन राजा के दीवान ने कहा, राजा साहब, यह लड़का कितना सुंदर है, सब तरह से योग्य है, रूप गुण दोनों से संपन्न। आप कहना क्या चाहते हैं? राजा ने विस्मित स्वर में कहा, यही कि हमारी राजकुमारी भी अब इस योग्य हो गई है कि उनका विवाह कर दिया जाए। इस लड़के से ही हम क्यों न शादी कर दें? लड़का बहुत सुंदर है, गुणवान है। मेरे विचार में इससे अच्छा लड़का किसी राज्य में नहीं मिलेगा। आपको इससे विवाह कर देना चाहिए। जैसी आपकी इच्छा, मैं भी यही चाहता था। विवाह की तैयारी करो। बड़ी धूमधाम से छंदक की राजकुमारी से शादी हो गई। राजा ने उसे रहने के लिए अलग से महल दे दिया। दोनों पति पत्नी सुख से रहने लगे। छंदक ने लकड़ी के 4 मुखौटे बनवाए, उन पर त्वचा जैसे रंग करवाया, उन्हें स्त्रियोचित सभी कीमती आभूषण पहनाकर रख लिया। अब उसने क्या किया, वो रोज रात में घर आता तो हाथ में कटी हुई मुंडी लाता। पहले पत्नी को आवाज लगाता, अरे चंपा रानी, जल्दी दरवाजा खोल। क्यों, जल्दी क्या है? मैं सिर काट कर लाया हूं। पत्नी जल्दी में दरवाजा खोलती तो दंग रह जाती। वो देखती पति के हाथ में खून से लथपथ एक कटा सिर है। छंदक लकड़ी के मुखौटे को लाल हिरमची से ऐसा रंग कर लाता था कि जैसे ताजा ताजा खून टपक रहा हो। पत्नी के दरवाजा खोलते ही वो सीधे ले जाकर उसके सामने ही एक संदूक में बंद कर देता। एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ऐसा ही होते देख राजकुमारी घबरा गई। चौथे दिन फिर उसने ऐसा ही किया तो उसने सोचा, अब तो मुझे पिता को ये बात बतानी ही चाहिए।
रात उसने किसी तरह काटी। सुबह होते ही वो राजा पिता के पास गई। रोकर कहने लगे, पिताजी, आपने मुझे किस कसाई को दे दिया? वो तो रोज रात को मनुष्य का एक सिर काट कर लाता है। राजा बेटी की बात सुनकर चकरा गया। उसने आव देखा न ताव उसे पकड़कर लाने का आदेश दे दिया। सिपाही जब दामाद के महल में पहुंचे तो वो भोजन कर रहा था। सिपाहियों ने बिना कुछ कहे उसे मारना शुरू कर दिया। उसे इतना मारा कि वो अधमरा हो गया। उसी हालत में सिपाही उसे राजा के सामने ले गए। राजा ने कहा, मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहता, इसे सीधे फांसी पर चढ़ा दो। सिपाही उसे सीधे फांसी के फंदे पर ले गए। वहां नियम के मुताबिक उसकी आखिरी इच्छा के बारे में पूछा गया। उसने कहा, मेरी चंद्रावती नाम की एक वेश्या बहन है, मैं उससे मिलना चाहता हूं, उसे बुलवा दीजिए तो मैं उससे आखिरी बार मिल लूंगा। एक सिपाही ने जाकर उस वेश्या को खबर दी कि तेरे अमुक अमुक भाई को फांसी दी जा रही है, वो तुझसे आखिरी बार मिलना चाहता है। चंद्रावती ये खबर सुनकर जिस हालत में थी वैसे ही भागी चली आई भाई से मिलने के लिए। उसे कपड़ों तक की सुध नहीं थी। साड़ी कहीं से कहीं जा रही थी, पैरों में चप्पल तक नहीं पहनी थी। वो जोर जोर से रोती जा रही थी और कह रही थी, मेरे भाई ने क्या किया है? उससे इतना बड़ा क्या अपराध हुआ है जिससे राजा ने उसे सूली पर लटका दिया? मेरा भाई तो बहुत अच्छा है, वो कोई जघन्य कार्य कर ही नहीं सकता। उसे किसने फांसी का आदेश दिया है? उसका रोना धोना सुनकर राजा महल के बाहर आ गया। राजा ने देखा तो मेरे राज्य की चंद्रावती वेश्या है। वेश्या राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगी, राजा साहब, इसके लिए जितना पैसा लगे मैं लगा दूंगी, पर मेरे भाई को न्याय करो। रिपीट, पर मेरे भाई का न्याय करो। इसने किसको किसको मारा है? मरने वाले कौन थे? मरने वाले पुरुष थे या स्त्री? यदि पुरुष था तो वो किसका पति था, और यदि स्त्री थी तो वो किसकी पत्नी थी? चारों आदमी कौन थे जिनके इसने सिर काटे हैं? इसका पता लगाए बिना आपने इसे फांसी का हुक्म कैसे दे दिया? मैं आपसे विनती पूर्वक न्याय की भीख मांगती हूं, आप इसका पता लगाएं। एक राजा का ये काम है। आप राजा हैं, आपको न्याय करना चाहिए। जब तक आप न्याय नहीं करेंगे मैं यहां से जाऊंगी नहीं। वैश्या की बातें सुनकर राजा होश में आ गया। उसने छंदक को फांसी के तख्ते से उतारने का आदेश दे दिया और चारों ओर इस बात का पता लगाने के लिए सिपाहियों को भेजा। सिपाही राजधानी के चारों कोनों में पहुंचे, पता लगाया। इस तरह सिर काटने की घटना किसी भी घर में पिछले 4-5 दिनों के दरमियान घटित नहीं हुई थी। सिपाहियों ने आकर राजा से कहा, सरकार, राजधानी में इस तरह की कोई घटना पिछले 5 दिनों में नहीं हुई। हमने प्रत्येक घर की गहरी छानबीन की, किसी घर में कोई मौत ही नहीं हुई। ये बात एकदम झूठी है। फिर मेरी बेटी ने अपने पति पर ऐसा इल्जाम क्यों लगाया? जाओ उसके महल की तलाशी लो। सिपाही उसके महल की तरफ दौड़े। एक एक जगह एक एक वस्तु की तलाशी ली। एक जगह उन्हें 4 बंद संदूक दिखाई दिए। उनके पास में खून के कुछ छींटे भी दिखाई दिए। सिपाहियों ने चारों संदूकों को राजा के सामने पेश किया। राजा ने उनको अपने सामने खोलने का आदेश दिया। सिपाहियों ने एक एक करके चारों संदूक खोले। चारों संदूकों में से लाल हिरमिची में रंगे लकड़ी के मुखौटे निकले। राजा ने अपना सिर पीट लिया और दुखी होकर कहा, अपने दामाद के साथ मैं क्या करने जा रहा था? यदि ये वेश्या न होती तो दामाद जी को फांसी लग जाती। क्या से क्या हो जाता? दामाद की ओर मुखातिब होकर राजा ने कहा, दामाद जी, आपने ऐसा क्यों किया? छंदक ने अपने राजा की चिट्ठी दिखा दी जिसमें बीड़े की शर्त लिखी हुई थी। अब मैं आपके द्वारा भेजे गए बीड़े की शर्तों का अर्थ बताता हूं। छंदक ने कहा, कैसे? राजा ने कहा, पहला, असल की कम असल तुम्हारी लड़की है। आपने उसकी शादी मेरे साथ कर दी। अब वो मेरी पत्नी है। पत्नी का पति पर पूरा अधिकार होता है। पति दिन में घर नहीं रहता, पत्नी घर में रहती है। अपने पति की प्रत्येक वस्तु गतिविधि पर पत्नी की पूरी नजर रखनी चाहिए। मैं जो कुछ करके लाता था ये संदूक खोलकर भी देख सकती थी। इसने मुझे फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया। तब तक इसने पीछे फिरकर नहीं देखा। आपकी लड़की राजा की पुत्री है, असली बाप की बेटी है, लेकिन उसके कर्म असली नहीं है, इसलिए ये असल व कम असल हुई। दूसरी, ये जो वेश्या है वो कम असल की असल है। एक मुंह बोले भाई के लिए फांसी की खबर सुनकर उसे बचाने के लिए दौड़ती मरती खपती आई।
वो अपने भाई के लिए एक राजा से टकरा गई। वो मेरे लिए सारी संपत्ति लगाने के लिए तैयार थी। वो वेश्या होते हुए भी कितने निश्चल भाव से भाई के लिए जान तक देने को तैयार हुई। वेश्या जिसके बाप तक का पता नहीं, वो अपने भाई के लिए सब कुछ करने को तैयार है। ये एक सच्ची स्त्री है। ये दूसरी बात कम असल की असल पूरी हुई। तीसरी बात, गद्दी पर बैठने वाला गधे आप हैं। आपने मुझसे जरा भी पूछने की जहमत नहीं उठाई कि ये घटना क्या हुई, किसका सिर काटकर लाते थे। बिना जाने बूझे आपने मुझे फांसी दे दी। उससे अधिक गधापन और क्या हो सकता है। चौथी बात, साथ के कुत्ते, ये आपके सिपाही हैं जो आपके आदेश का अंधे बनकर पालन करते हैं। इन्होंने मुझे बिना सोचे समझे इतना मारा कि मेरी जान तक निकल गई। राजा को अपनी चारों बातों का पर्याप्त उत्तर मिल गया था। वो छंदक के आगे खिसिया कर कहने लगा, मुझे माफ कर देना बेटा, मैं अपने मद में खो गया था। दूसरे के राज्य को हड़पना चाहता था। अब मैं कभी भी बीड़ा नहीं फेरूंगा। मैं तो आपसे बहुत छोटा हूं। मैं आपको माफ कैसे कर सकता हूं। मुझे तो अपने देश जाना है और अपने राजा को बीड़े की शर्तों के जवाब देने हैं। आप मुझे वहां जाने की आज्ञा दीजिए। दामाद जी, आप अपनी पत्नी को भी साथ ले जाइए और मैं आपको अपना आधा राज्य भी देता हूं। राजा ने कहा, नहीं महाराज, मैं तो एक गरीब तेली के यहाँ पला बड़ा, घर घर मांगकर रोटी खाता था। इतनी दौलत लेकर क्या करूंगा। मुझ पर भगवान की बड़ी दया है। अभी मुझे अपने राजा को भी सबक सिखाना है। मुझे जाने की आज्ञा जरा जल्दी दे दे। ऐसा कहकर छंदक ने अपने ससुर के पैर छुए। राजा ने उसकी विदाई की पूरी व्यवस्था कर दी। बड़ी धूमधाम से राजा ने बेटी दामाद की विदाई की। तभी राजा को भी महसूस हुआ कि बेटी की विदाई क्या होती है। छंदक राजकुमारी चंपा को लेकर अपने राजा की राजधानी में पहुंचा। राजा को बहुत खुशी हुई कि चलो, इस लड़के की बुद्धिमानी से मेरा राज्य बच गया। ये लड़का बहुत होशियार है। राजा ने कहा, कहो छंदक, तुमने हमारा राज्य बचाया, इसके बदले में तुम्हें क्या इनाम दिया जाए। तुम जो मांगोगे मिलेगा। ये बात तो ठीक है, लेकिन पहले मेरा न्याय करो। कैसा न्याय? तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ? मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। सर्वथा योग्य होते हुए भी मेरे वायुवृद्ध पिता के ऊपर ऊल जलूल इल्जाम लगाकर उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। ठीक है कि वे बहुत बूढ़े हो गए थे, उनकी कमर झुकी हुई थी, उन्हें खांसी आती थी, चलते नहीं बनता था, लेकिन उनका मस्तिष्क तो बिल्कुल ठीक था। वे अपनी राय देने में सक्षम थे। बूढ़ा आदमी खकारेगा नहीं तो क्या करेगा? अपनी कुर्सी पर बैठा नहीं रहेगा तो क्या करेगा? महाराज, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम हमारे पुराने और वायुवृद्ध विद्वान मंत्री पुष्पक जी की बात कर रहे हो। हाँ महाराज, मैं उन्हीं का बदनसीब बेटा हूं। आपसे उनका न्याय चाहता हूं। अरे तो तुम हमारे पूर्व मंत्री पुष्पक जी के बेटे हो। ये तो बहुत खुशी की बात है। जैसा बाप था वैसा ही बेटा बुद्धिमान पैदा हुआ। ऐसा करो बेटा, इसका न्याय मैं तुम पर छोड़ता हूं। तुम भी पिता की तरह बुद्धिमान हो। इसका प्रमाण तो तुमने पहले ही प्रस्तुत कर दिया है। हमें तुम्हारी प्रतिभा पर पूरा भरोसा है। तुम लोगों को बता दो कि तुम्हारे पिता पर व्यर्थ ही इल्जाम लगाए गए थे, जिनकी वजह से मुझे भी एक बुद्धिमान मंत्री को खोना पड़ा था। मैं भी उन लोगों के कहने में आ गया था। खैर, अब तुम जैसा चाहो करो। ठीक है, आप देखते जाइए, छंदक ने कहा। तालाब और नदी के किनारे उसने अपनी योजना के अंतर्गत रात में चने के दाने डाल दिए। कुछ ही दिनों में चने के दानों में कोपल निकल आए। 2 महीने में चने के पौधे लहलहाने लगे। छोटे छोटे हरे हरे पत्तों पर अच्छे मोतियों के समान ओस पड़ने लगी। राजा के मार्फत राजधानी में मुनादी पिटवा दी गई कि राजा साहब ने तालाब और नदी के किनारे कीमती मोतियों के पेड़ लगवाए हैं। उनमें सुबह सुबह हजारों मोती खिलते हैं। हर एक आदमी उन मोतियों को ले जा सकता है, लेकिन शर्त एक ही है कि जिस घर में कोई बूढ़ा ना हो, और बूढ़ा भी ऐसा जिससे खांसी ना आती हो, जिसके दांत न गिरे हों, जिसके बाल न पके हों, जिसकी कमर न झुकी हो। ऐलान गांववासियों ने बड़े ध्यान से सुना और पाया कि हर घर में कोई न कोई एक बूढ़ा है। किसी के दांत टूटे हैं तो किसी के बाल झड़े हैं। इधर चने के पौधों पर रोज ओस गिरती जो दूर से मोतियों की तरह चमकती। लोग सुबह सुबह देखने आते और देख देख कर चुपचाप चले जाते।
कोई भी हाथ नहीं लगाता। ऐसा करते करते एक माह बीत गया। एक भी आदमी, न राजा न रंग, कोई भी उन मोतियों को लेने नहीं आया। एक दिन दुहाई देते हुए प्रजा राजा के पास पहुंची। महाराज, हमसे पहले बहुत बड़ी गलती हुई है। ये बताइए कि आपने किसकी सलाह से प्रजा को इस परीक्षा में डाला है? राजा ने पूरी प्रजा के सामने छंदक को खड़ा कर कहा, ये वो व्यक्ति है जिसकी बुद्धिमानी से हमारा राज्य बचा है। आप इसे जानते हैं? राजा ने प्रश्न किया। नहीं नहीं महाराज, हम नहीं जानते ये कौन है। सामूहिक आवाज आई। तो सुनो, ये हमारे पुराने वायुवृद्ध मंत्री स्वर्गीय पुष्पक का बेटा है। धन्य है पिता के समान पुत्र भी बुद्धिमान है। हम लोगों ने उन पर व्यर्थ इल्जाम लगाए। प्रजा अपने आप को धिक्कारती है, हमें क्षमा करें। सामूहिक स्वर गूंजा। राजा ने भी लोगों के कहने में आकर यह कदम उठाया था, इसलिए वो भी प्रजा के सामने क्षमा मांगे। छंदक ने कहा। राजा ने प्रजा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। भाइयों, मैं इस कृत्य में स्वयं शर्मिंदा हूं। मैं भी उतना ही दोषी हूं, मुझे माफ कर दो। प्रजा ने जयकार की। राजा ने आगे कहा, मैं आपके सामने घोषणा करता हूं कि आज से छंदक स्वर्गीय मंत्री पुष्पक की जगह हमारे राज्य के नए मंत्री होंगे। अभी जो मंत्री हैं उसे मैं पद से हटाता हूं। प्रजा ने राजा के निर्णय का स्वागत किया, फिर जय जयकार की। खुशी खुशी छंदक को बधाई देते हुए सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे। उस भीड़ में छंदक अपने तेली माता पिता को ढूंढने लगा।